Hello everyone. So in this video we will talk about TCS NQT 2025 एग्जाम पैटर्न. सो एग्जैक्ट एग्जाम पैटर्न क्या है एंड कौन सी चीजें टफ आती है, किस जगह पे आपको प्रिपरेशन लगानी है, साथ साथ में आप फ्री प्रिपरेशन रिसोर्सेज करके कैसे यहाँ पर TCS NQT के लिए पढ़ सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो. ठीक है. सो उन सभी चीजों के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस. सो TCS NQT 2025 टॉकिंग अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. सो यहाँ पर TCS NQT is exclusively open for the following academic qualification in any specialization offered by AICTE UGC recognized universities, जिसमें BTech, BE, MTech, ME, MCA, MSc एंड MS वाले बच्चे अलाउड हैं फ्रॉम 2025 पास आउट बैच. ठीक है. 2025 बैच इसमें एलिजिबल है. एग्जाम पैटर्न के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले कैटेगरीज के बारे में जानते हैं. तो यहाँ पर TCS प्राइम, TCS डिजिटल, TCS निंजा, ये तीन प्रोफाइल्स आपको ऑफर करी जाती है. इन तीनों में डिफरेंस क्या है? निंजा जो प्रोफाइल है वो सबसे छोटी प्रोफाइल है. एंड यहाँ पर क्या होता है ना कि अगर आपको TCS निंजा मिलती है तो TCS निंजा में जैसा कि यहाँ पर भी मेंशन किया है कि आपको सपोर्ट प्रोजेक्ट्स मिलने के चांसेस काफी ज्यादा हाई रहते हैं. वहीं डिजिटल पे आपको सपोर्ट प्लस डेवलपमेंट कुछ भी प्रोजेक्ट मिल सकते हैं. प्लस यहाँ पर जो TCS प्राइम है इसके लिए जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो भी आपको प्राइम कैटेगरी के ही रहते हैं. मतलब अच्छे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो TCS प्राइम को मिलने के यहाँ पर चांसेस होते हैं. बाकी पे पैकेज में भी डिफरेंस आता है एंड TCS निंजा टू TCS प्राइम तक पहुंचने में आपको एटलीस्ट 2 से 3 साल का वक्त लग जाएगा. और एज अ फ्रेशर अगर आप प्राइम से ही स्टार्ट कर रहे हो सो डेफिनेटली ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर हो सकती है. दैट्स व्हाई आई वुड सजेस्ट यू टू टारगेट फॉर TCS प्राइम अगर आप प्राइम को टारगेट करते हो. एंड देन अगर आपको डिजिटल भी मिल जाती है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं. ठीक है. सो TCS प्राइम को ही अपना टारगेट आप बना के रखना. कैसे आपको TCS प्राइम मिलती है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए आगे हम बढ़ते हैं. तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो TCS के पेपर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. पहला पार्ट है फाउंडेशन सेक्शन. ठीक है. अब ये जो फाउंडेशन सेक्शन है ये सेक्शन मैंडेटरी है क्लियर करना. एंड अगर आप इस सेक्शन को क्लियर करते हो तो आपको TCS निंजा ऑफर किया जाता है. देन आता है एडवांस सेक्शन. अब अगर इस एडवांस सेक्शन में आप अच्छा परफॉर्म करते हो सो इसके परफॉर्मेंस के बेसिस पर आपको डिजिटल या प्राइम ऑफर किया जाता है. अब इस पूरे पैटर्न में जो फाउंडेशन सेक्शन है जो कि 75 मिनट्स का होगा उसमें न्यूमेरिक एबिलिटी के लिए 25 मिनट्स दिए हैं. एंड यहाँ पर टोटल 20 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं. वर्बल एबिलिटी के लिए 25 मिनट्स दिए हैं एंड यहाँ पर आपसे 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. रीजनिंग एबिलिटी के लिए 25 मिनट्स दिए हैं एंड यहाँ पर भी आपसे 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. एडवांस कंटेंट रीजनिंग के लिए यहाँ पर आपको 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. एंड एडवांस कोडिंग में 90 मिनट्स दिए हैं और दो कोडिंग क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं. एंड ये जो पूरा पेपर है वो आपका 190 मिनट्स का होता है, 190 मिनट का होता है. एंड अगर आप देखोगे तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फाउंडेशन एंड एडवांस. अब देखो होता क्या है कि अगर आपका फाउंडेशन सेक्शन काफी ज्यादा बढ़िया चला गया मान लिया, तो अगर आपका TCS का फाउंडेशन सेक्शन काफी अच्छा चला गया तो एटलीस्ट आपको TCS का निंजा का कॉल आ जाएगा. ठीक है. अगर आपका TCS का एडवांस सेक्शन अच्छा गया है तो आपको डिजिटल या प्राइम का कॉल आएगा. बट एटलीस्ट एक इंटरव्यू कॉल आने के लिए ये चीज मैंडेटरी है कि आप यहां पर एटलीस्ट फाउंडेशन सेशन में अच्छा परफॉर्म करें. जब तक आप फाउंडेशन सेक्शन में अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे, जब तक आप फाउंडेशन सेक्शन में अच्छे नंबर्स नहीं लाओगे, तब तक आपको किसी भी पोजीशन के लिए कॉल नहीं आएगा. दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एटलीस्ट जो फाउंडेशन सेक्शन है उसमें काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करें. अब जैसा आपने देखा कि इसमें न्यूमेरिक, वर्बल एंड रीजनिंग पूछा जाता है और एडवांस में आपकी एडवांस क्वांट रीजनिंग एंड एडवांस कोडिंग पूछी जाती है. नाउ टॉकिंग अबाउट न्यूमेरिक एबिलिटी. अब इसमें आगे बढ़ते हुए मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो सो ऑलरेडी हमारी जो मॉक टेस्ट की सीरीज है वो रेडी है. इसको आप यूज कर सकते हो प्रिपरेशन के लिए. इसमें आपको मॉक टेस्ट के पेपर मिलने वाले, लाइक आपको यहाँ पर 5 पेपर मिलेंगे जिनसे आप मॉक टेस्ट का प्रिपेयर कर सकते हो. इसमें ऑलरेडी यहाँ पर 400 क्वेश्चन है पर पेपर. जो आपका TCS NQT का पेपर है उसी पेपर के हिसाब से जो क्वेश्चन है वो डाले गए हैं मॉक टेस्ट में, जिससे आप इनको देख सकते हो. प्लस यहाँ पर जब आप असेसमेंट को यहाँ पर आप अटेम्प्ट करोगे, टेस्ट को, मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करोगे तो आपका रिजल्ट भी आता है. आप सॉल्यूशंस भी देख सकते हो क्वेश्चन के. तो मतलब काफी अच्छी सीरीज होगी. साथ साथ में कुछ प्रैक्टिस सेट भी दिए हैं, प्रैक्टिस सेट का यूज कर सकते हो. रिसोर्सेज है, चीट शीट दी है, चीट शीट में आपके फॉर्मूलाज वगैरह लिखे हुए हैं. बाकी कोडिंग शीट आपको मिल जाएगी, प्रीवियस ईयर कोडिंग क्वेश्चंस वगैरह डाल रखे हैं. सो फीडबैक भी आप दे सकते हो. तो इसकी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा जिससे आप इसको परचेज कर सकते हो. ठीक है. देन आगे बढ़ते हैं. सो न्यूमेरिक एबिलिटी के बारे में बात कर रहे थे हम. सो न्यूमेरिक एबिलिटी जैसा मैंने बताया कि ये सेक्शन आपका फर्स्ट सेक्शन है एंड सबसे ज्यादा जो डिफिकल्ट है वो यही सेक्शन है. अब
ये सेक्शन के अगर हम बारे में बात करें तो आपको 20 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, एंड जो आपको टाइम है वो टाइम आपको देखने को मिलता है यहाँ पर टोटल 25 मिनट्स। अब इस सेक्शन का एक कैच है, वो कैच ये है कि अगर आप इसमें 10 to 12 क्वेश्चन करते हो, दैट मीन्स कि आपका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा है। अब जब 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं और अगर आप उसमें 10 to 12 क्वेश्चंस कर रहे हो और मैं कह रहा हूँ परफॉर्मेंस अच्छा है, दैट मीन्स आप खुद सोच सकते हो कि जो डिफिकल्टी लेवल है वो कितना ज्यादा हाई होगा। डिफिकल्टी लेवल कितना ज्यादा हाई होगा आप खुद सोच सकते हो। एक्चुअली में टीसीएस के पूरे एग्जाम में जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट है वो न्यूमेरिक ही होता है, एंड न्यूमेरिक एबिलिटी में ही सबसे ज्यादा डिफिकल्ट आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। एंड इवन अगर आप इसमें थोड़ा बहुत भी अच्छा स्कोर कर पाते हो, लाइक 10 to 15%, जैसा मैंने बताया कि अगर आप 50% भी क्वेश्चंस कर पा रहे हो, देन दिस स्कोर इज गुड, बिकॉज यहाँ पर आपको काफी ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एंड अगर आप न्यूमेरिकली प्रिपेयर करना चाह रहे हो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको एसएससी सीजीएल वाला लेवल प्रिपेयर करना पड़ेगा। सो एसएससी सीजीएल का जो लेवल होता है मैथ्स का, उस डिफिकल्टी के क्वेश्चन आते हैं, बस अंतर ये होता है कि एसएससी सीजीएल में जो कट ऑफ होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, एंड इसमें आपका जो कट ऑफ है वो लो होता है, दैट्स व्हाई इट इज इजी। लेकिन जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिक में आप जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सको वो बहुत अच्छी बात है। बट एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आप किसी भी टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, तो वो टॉपिक का जो क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल है वो हार्ड होना चाहिए, बिकॉज इसमें हार्ड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। बाकी इसकी प्रिपरेशन के लिए मैं आपको एक प्लेलिस्ट रिकमेंड करना चाहूंगा। इसकी प्रिपरेशन के लिए आप यहाँ पर एस एस सी सी जी एल अड्डा 24/7 की यहाँ पर प्लेलिस्ट को यूज कर सकते हो। अब इस प्लेलिस्ट से फायदा क्या होगा, इसमें जो पढ़ाया गया है, जैसे आप सपोज इससे किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो, मैं आपको बस ये बोल सकता हूँ कि हाँ, अगर आप इस प्लेलिस्ट को कर लेते हो तो टीसीएस एनक्यूटी आपका न्यूमेरिक एबिलिटी निकल जाएगा, क्रैक हो जाएगा, बस यही बोल सकता हूँ, और पूरी फ्री है, इससे ज्यादा तो कुछ बोल नहीं सकता। और थर्ड पार्टी चैनल है, तो मैं कुछ किसी भी प्रकार का प्रमोशन भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल थर्ड पार्टी चैनल है। लेकिन मैंने काफी रिसर्च करके देखा है और ये चीज जानी है कि अगर आप इस सीरीज को कर लोगे तो यस, आपका न्यूमेरिक एबिलिटी तो निकल जाएगा। बाकी न्यूमेरिक की हम भी वीडियोस लाएंगे अपने चैनल पर, बट मैं खुद अपने चैनल की वीडियोस को आपको जरूर कहूंगा कि आप जरूर देखना, बिकॉज उसमें हम कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। बट जो डिटेलिंग में अगर आप करना चाहते हो, जैसे इसमें ये जो क्वेश्चंस वगैरह दिए हैं, जो इसमें पढ़ाया गया है, जो ट्रिक्स हैं, वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी टीसीएस के एप्टीट्यूड को निकालने में। मैंने खुद पर्सनल गो थ्रू करके देखा है, तो मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप टीसीएस के लिए डेफिनेटली इस वाली लिस्ट को चूज कर सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, विच इज वर्बल एबिलिटी। अब वर्बल एबिलिटी के लिए तो मैं आपको बस एक ही चीज बोलूंगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो आपको इंग्लिश के रूल्स समझने हैं, इंग्लिश के रूल्स समझने हैं, क्योंकि जितने ज्यादा आप इंग्लिश के रूल्स को प्रैक्टिस करोगे, अपना वर्बल अपना आपको उतना ही ज्यादा यहाँ पर अच्छा होगा। अब इसमें बात करते हैं सबसे डिफिकल्ट पार्ट की। सो वर्बल एबिलिटी में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट क्या है टीसीएस में? तो देखो, वर्बल एबिलिटी में जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट है टीसीएस में वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सोचते हो कि आप करोगे, तो ये आपका 5 से 10 मार्क्स तक का हो सकता है। अगर आप सोचते हो कि आप इसको करोगे तो आपके बाकी के क्वेश्चन छूट जाएंगे। अगर आप बाकी के क्वेश्चन करोगे तो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन छूट जाएगा। बिकॉज एक्चुअली में जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है टीसीएस के एग्जाम में, वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है बहुत ज्यादा लेंदी प्लस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। सो इंग्लिश बाकी की जो होती है वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होती है, इजी मीडियम डिफिकल्टी की होती है बाकी की इंग्लिश, ठीक है। ध्यान से सुनते जाना, मैं एक एक चीज बता रहा हूँ, बाकी की इंग्लिश होती है इजी मीडियम डिफिकल्टी की। और आप इंग्लिश ग्रुप रूल्स को अगर अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो आपका हो जाएगा काम। बट जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, इट इज वन ऑफ द डिफिकल्ट पार्ट ऑफ टीसीएस एनक्यूटी। एंड अगर आप माइंड सेट लेकर जा रहे हो कि आपको यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना है, तो आपको एक चीज यहाँ पर दिमाग में रखनी पड़ेगी, और वो एक चीज ये है कि अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करना चाहते हो तो आपको इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिकॉज ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है एंड इसमें ज्यादा स्कोरिंग भी नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको एक ही चीज रिकमेंड करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की करो, तभी आप यहाँ पर इसको क्रैक कर पाओगे, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट फॉर टीसीएस एनक्यूटी। इन इंग्लिश बाकी के जो क्वेश्चंस होते हैं विच इज रिलेटेड टू ग्रामर, वो यहाँ पर इजी होते हैं, बट ये जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ टीसीएस एनक्यूटी। नाउ आगे बढ़ते हुए बात करते हैं रीजनिंग एबिलिटी की। तो रीजनिंग एबिलिटी की जो लेवल है वो ओवरऑल मीडियम रहता है टीसीएस में। ये क्वांट जितना हार्ड नहीं होता, जैसा मैंने आपको बताया था कि क्वांट काफी हार्ड आता है, तो एक क्वांट ज्यादा जितना सॉरी, क्वांट जितना हार्ड नहीं आता, बट ये मीडियम डिफिकल्टी का आता है।
मीडियम डिफिकल्टी का। इजी क्वेश्चंस भी नहीं आएंगे, हार्ड क्वेश्चंस भी नहीं आएंगे, मीडियम डिफिकल्टी के क्वेश्चन आएंगे। एंड इसका भी वही सीन है, अगर इसमें 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं, सो इसमें अगर आपने 14 टू 15 तक स्कोर कर लिया, देन इट इज अ वेरी गुड स्कोर। क्वांट में मैंने बताया था आपको 10 टू 12 है, रीजनिंग में थोड़ा सा हाई हो जाता है 14 15, बिकॉज जो लेवल है वो थोड़ा सा कम है। इंग्लिश में अपने 25 क्वेश्चन थे, उन 25 क्वेश्चंस में अगर आप 15 16 क्वेश्चंस भी कर पाते हो तो इंग्लिश में भी आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा। आइडियली आपको दिमाग में ये रखना है कि आप क्वांट में एटलीस्ट 10 क्वेश्चन कर पाओ, रीजनिंग में आप एटलीस्ट 13 14 क्वेश्चन कर पाओ, एंड यहाँ पर आप इंग्लिश में एटलीस्ट 15 टू 16 क्वेश्चन कर पाओ। अगर आप इतने क्वेश्चंस कर पाते हो तो आपका टीसीएस एनक्यूटी का एटलीस्ट निंजा ऑफर आपको मिलने का चांस यहाँ पर बन जाता है। तो रीजनिंग का जैसा मैंने बताया, तो उसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो रीजनिंग विच इज आप जैसा देख सकते हो, रीजनिंग ऑल गवर्नमेंट एग्जाम वाईफाई स्टडी। तो ये यहाँ पर मैं आपको प्लेलिस्ट यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिसको आप देख सकते हो। ठीक है, सो ये सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए आप रीजनिंग के लिए यूज कर सकते हो। और ये वाईफाई स्टडी की प्लेलिस्ट है बाय दीपक सर। एंड ये काफ़ी अच्छी है, मतलब ये ज़्यादा बड़ी नहीं है, एक तो लेंदी नहीं है। एंड इसको आप सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली आपका टीसीएस का लेवल की प्रिपरेशन बहुत आसानी से हो जाएगी, और आप अच्छे से यहाँ पर चीज़ों को कर पाओगे। तो इसमें जितनी रीजनिंग दी है वो रीजनिंग इनफ है आपकी टीसीएस को क्रैक करने के लिए। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम कोडिंग। सो कोडिंग एडवांस सेक्शन में आता है, एंड कोडिंग के लिए मैं यही कहूंगा कि दो कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं। एंड ये दो कोडिंग क्वेश्चंस में एक कैच है कि अगर आप एक क्वेश्चन करते हो तो आपके डिजिटल आने के चांसेस बन जाते हैं, अगर आप दो क्वेश्चन करते हो तो आपको टीसीएस का प्राइम आने के चांसेस यहाँ पर बन जाते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, यहाँ पर एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो दोनों ही क्वेश्चन है वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आते हैं, इजी मीडियम ही आएंगे। एक क्वेश्चन इजी रह सकता है, एक क्वेश्चन मीडियम रह सकता है, बट ओवरऑल जो मीडियम वाला क्वेश्चन होगा वो भी इजी साइड पे ही होगा, डिफिकल्ट क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आते हैं। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कंपाइलर। टीसीएस का कंपाइलर ज़्यादा अच्छा होता नहीं है। आपका एक बार में अगर कोड रन गया तो अच्छी बात है, बाकी अगर आपने उसमें कुछ मिस्टेक कर दी तो बार बार उसका जो कंपाइलर है वो बहुत प्रॉब्लम देता है। एंड साथ में यहाँ पर जो इनपुट आउटपुट है वो भी यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देगा। और मैं आपको एक ही चीज़ रिकमेंड करूंगा, जो कंपाइलर है टीसीएस का, आप पहले पूरा कोड अच्छे से सही कोड लिखना, उसके बाद ये यूज़ करना। बिकॉज अगर आप एक बार कंपाइलर कर देते हो तो लास्ट ईयर जो देखा था वो ये था कि एक कोड को कंपाइल करने में 5-5 मिनट का टाइम यहाँ पर कंपाइलर ने लिया हुआ है। दैट्स वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कंपाइलर को कम से कम यूज करना। एक बार जब आपका पूरा कोड सही हो जाए तभी लिखना। क्वेश्चंस इजी होते हैं, बट इनपुट आउटपुट लेना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, जैसा मैंने आपको बताया। एंड साथ साथ में जो कंपाइलर है वो प्रॉब्लम करता है, बाकी जो क्वेश्चन है वो इजी मीडियम डिफिकल्टी के ही होते हैं। सो आई होप इससे आपको टीसीएस एनक्यूटी का जो एग्जाम पैटर्न है वो समझ में आया होगा, क्या चीजें किस लेवल की होती है वो चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। साथ साथ में जैसा मैंने आपको बताया, आपको मॉक टेस्ट की जो आपको लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराऊंगा, आप इसमें एनरोल कर सकते हो। आपको मल्टीपल मॉक टेस्ट मिल जाएंगे फॉर प्रैक्टिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।